प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट को समझने का प्रयास करते हैं। इसे हिंदी में राज्य का यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत का उदय व्यवस्थित रूप से 17वीं शताब्दी में और उसके बाद हुआ। इसके पहले राज्य के सावयवी यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का बोलबाला था, जिस पर मैंने व्हाट इज स्टेट सीरीज का पार्ट 1 लेक्चर पहले से ही अपलोड कर रखा है। और यह जरूरी है कि विचारों में जो कंटिन्यूटी है उसको समझने के लिए आप उस लेक्चर को भी अवश्य सुनें। वस्तुतः ग्रीक चिंतन से विकसित होने वाली ऑर्गेनिक स्टेट की धारणा ने आगे चलकर स्टोइक, इपिक्यूरिक और रोमन तथा ईसाई विचारकों को भी प्रभावित किया और उन्होंने ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट को बनाए भी रखा। परंतु जब ईसाई धर्माचार्यों और राजाओं के बीच अपनी अपनी सत्ता की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर विरोधी दावे किए जाने लगे, तब से ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का महत्व घटने लगा, क्योंकि यह शरीर को ही विभाजित कर देने जैसा पहल था, जिसमें शरीर को एक ओर से धर्माचार्यों के द्वारा अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा था और दूसरी ओर राजाओं के द्वारा राज्य रूपी शरीर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा था। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि यह ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का जो विचार था उसमें जो शरीर है उसको विभाजित कर देने जैसा एक पहल था। परंतु विज्ञान की नई खोजों ने उस सिद्धांत के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कॉपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसकी परिधि पर है, एक ऐसे ज्ञान को प्रस्तावित कर रहा था जो ग्रीक काल और ईसाई मत के जियोसेंट्रिक थ्योरी को हाशिए पर ला दिया था। इस सिद्धांत ने ग्रीक फिलॉसफी होमो मैनसूरा यानी कि मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स को भी धता बता दिया था और ऐसे में मनुष्य, समाज और राज्य को लेकर एक नई तरीके से सोचने की जरूरत महसूस की जा रही थी। लोगों के बीच में बढ़ते हुए विवाद और घटती हुई सामूहिकता तथा राज्य का हिंसक शोषण और शासकों का स्वार्थ विचारकों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था कि राज्य या समाज की तुलना शरीर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते हैं। दूसरी ओर यूरोप में जो क्रांतियां हो रही थीं, जैसे कि 1649 की डिगर्ड रिवॉल्यूशन, 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, वे सब एक जन उभार यानी कि पीपुल रिसर्जेंस को प्रदर्शित कर रहे थे। यह जो जन उभार था वह राज्य के सावयवी सिद्धांत से समर्थित डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का घनघोर विरोधी था। यह राज्य पर जनता के अधिकार के दावे को स्थापित करना चाहता था और राज्य तथा प्रशासन में जनता की भागीदारी भी चाहता था। ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि यह साबित किया जाए कि राज्यों को मनुष्यों ने बनाया है और राज्य का मनुष्यों पर मालिकाना हक नहीं है, बल्कि मनुष्यों का राज्य पर मालिकाना हक है, ठीक वैसे ही जैसे कि मनुष्यों का मशीनों पर मालिकाना हक होता है। विलियम हार्वे की खोजों ने, और आप जानते हैं कि उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को लेकर आरंभिक सिद्धांत विकसित किए थे, शरीर को लेकर जो एक दैवीय सोच थी उसे लगभग फेंक सा दिया था। न्यूटन के गति के नियमों की खोज ने
और प्रिंसिपिया मैथमेटिका के प्रकाशन ने ट्रेडिशनल रैशनैलिटी को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। इन नई खोजों के आलोक में यह विचार विकसित हो रहा था कि फ्री फ्लोटिंग एटम्स और लॉ ऑफ मोशन ने भौतिक विज्ञान में जो ज्ञान उपलब्ध कराया है वही वास्तविक ज्ञान है और उसी के जरिए यूनिवर्स के सभी रहस्यों को समझा जा सकता है और इसी के जरिए समाज, राज्य, संस्कृति, धर्म आदि की भी व्याख्या की जा सकती है। वस्तुतः यह एक पैराडाइम शिफ्ट यानी कि संदर्भ परिवर्तन का युग था और इसमें जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान की परंपरागत सोच पर भौतिक विज्ञान के नए खोज भारी पड़ रहे थे। लोग उस समय बनने वाले भारी भरकम मशीनों को देखकर चमत्कृत हो रहे थे और प्रकृति, समाज तथा राज्य की तुलना शरीर से करने के बजाय मशीन से करने में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी और इन सब ने मिलकर राज्य के मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट को जन्म दिया। इस सिद्धांत के समर्थकों में C.L. वेपर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थॉट में हॉब्स, लॉक, बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल को रखा है। मैंने अंग्रेजी तथा हिंदी में लिखी गई विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद करने वाली और अच्छी बताई जाने वाली किताबों को भी देखा है, जिसमें राज्य के यंत्र सिद्धांत के आधुनिक जन्मदाता हॉब्स पर न्यूटन एवं विलियम हार्वे के प्रभाव को दिखा दिया जाता है। यह सही है कि हॉब्स मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट के मॉडर्न एज में एक मेन प्रोपाउंडर हैं, परंतु हकीकत यह है कि उन्होंने 1651 में लेवियाथन लिख लिया था, जबकि न्यूटन की प्रिंसिपिया 1687 में प्रकाशित हुई थी। हाँ, हॉब्स के समय में विलियम हार्वे की रचनाएं अवश्य प्रकाश में आ गई थीं। हॉब्स की विशेषता है कि वे वैज्ञानिक भौतिकवाद के जनक ही नहीं हैं, बल्कि उनके लेखन के बाद भौतिक विज्ञान में जो नए खोज हो रहे थे उनकी समाज विज्ञान में एक पूर्व झलक भी हॉब्स में मिल जाती है। यह ठीक है कि उनके अनुमान ठीक वैसे ही नहीं हैं जैसे कि बाद में विज्ञान में स्थापित हुए, परंतु हॉब्स की विशेषता को भी हमें उनकी वैज्ञानिक समझ ली गई मान्यताओं में नहीं खोजना चाहिए, बल्कि इसमें खोजना चाहिए कि वैज्ञानिक मन समाज विन्यास को कैसे समझता है, और यही उनकी सबसे बड़ी देन भी है, जो आज और भी अधिक बढ़ती जा रही है। राज्य के यांत्रिक सिद्धांत की तर्क प्रणाली समझौता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। राज्य को मनुष्यों ने ठीक वैसे ही बनाया है जैसे मनुष्य मशीन बनाते हैं, परंतु राज्य रूपी मशीन को जब मनुष्य बनाते हैं तो वे किसी एल्केमी के जरिए, अमेलगमेशन के जरिए या सिविल इंजीनियरिंग के किसी मेथड के जरिए या मेटलर्जी के द्वारा वो बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, किसी प्रकार के मेटलर्जी के द्वारा, बल्कि वो कैसे बनाते हैं? वे राज्य को सामाजिक समझौते का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। इस सामाजिक समझौते में जो लोग राज्य को बनाने में भाग ले रहे हैं वे कैसे हैं, यह विचार भी जो राज्य का यांत्रिक सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण है। और जो राज्य को बनाने में भाग ले रहे लोग हैं वे कैसे हैं? तो वे स्वार्थी हैं, जिनमें लस्ट ऑफ पावर यानी कि शक्ति की इच्छा है और जो रैशनल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपने रैशनलिटी का प्रयोग
वे अपने आप को सुरक्षित रखने और अपने स्वार्थों को अधिक से अधिक पूरा करने के लिए राज्य को बना रहे हैं। इन मनुष्यों में कोई देवत्व नहीं है और ऐसे में उनके द्वारा बनाए गए मशीन रूपी राज्य में भी कोई देवत्व यानी कि डिविनिटी नहीं है। इसी कारण मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट सेकुलरिज्म के नज़दीक चला आता है। इसके विपरीत ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में शरीर में आत्मा, प्राण और चेतना का अधिष्ठान ईश्वर को मान लिया जाता है और उस ईश्वर की वजह से जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है वह स्टेट पर दिव्यता का, डिविनिटी का आरोपण कर लिया करता है। अब चूंकि मनुष्यों ने मिलकर एक मशीन की तरह राज्य को बना लिया है, इसी कारण राज्य साधन बन जाता है और यह जो राज्य साधन है, इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य इसके लिए साध्य हैं। मतलब जिन लोगों ने इसको बनाया है वे स्वयं साध्य हैं और जिसको बनाया है वह साधन है। साधन किसी के लिए बनाया गया होता है और राज्य रूपी जो साधन है वह मनुष्यों के लिए बनाया गया है, इसीलिए मनुष्य साध्य हैं। राज्य का जो मैकेनिस्टिक व्यू है उसके दो मॉडल हैं, एक हॉब्स का और दूसरा लॉक का। हॉब्स मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट के जरिए एक निरंकुश यानी कि अथॉरिटेरियन स्टेट का समर्थन करते हैं और लॉक मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट के जरिए एक लिमिटेड या मिनिमल स्टेट का समर्थन करते हैं। वैसे तार्किक रूप से मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट के साथ लिमिटेड स्टेट का विचार ही अधिक तार्किक दिखाई पड़ता है। सीएल वेपर के द्वारा मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट के अध्याय में बेंथम और मिल को रखना कुछ अटपटा सा दिखाई पड़ता है, खास करके तब जब हम उसको ऊपर ऊपर से ही समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए कि इन दोनों ही विचारकों ने समझौते के द्वारा राज्य को बनाए जाने के विचार को नकार दिया है और जब समझौते के द्वारा राज्य को नहीं बनाया गया है तब फिर यह स्थापित कैसे किया जा सकता है कि राज्य उसी तरह से एक मशीन है जिस तरीके से अन्य मशीन मनुष्य बनाते हैं। बेंथम का खुद का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति आदत से होती है, यानी कि एक तरह के हैबिट से होती है। और वह हैबिट क्या है? वह हैबिट है मनुष्य के भीतर एक ऐसे कंडीशनिंग की जिसमें वह कुछ आज्ञाओं का पालन करने लगता है, कुछ लोगों को आज्ञाएं मतलब ऑर्डर देने लगता है और इस तरह की जो एक प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है, एक आदत है, उस आदत का ही एक विकसित रूप और परिमार्जित रूप जो है वह राज्य को निर्मित करने में योगदान देता है। और इस दृष्टि से राज्य कोई एक दिन में विकसित नहीं हुआ होता है, बल्कि वह धीरे धीरे वह आदत मनुष्य की जो है वह धीरे धीरे एक राज्य को बनाती चली जाती है। मतलब जो उपयोगितावाद के जनक बेंथम का नज़रिया राज्य की उत्पत्ति को लेकर के है, वह न तो सामाजिक समझौतावादियों की तरह है और न ही वह विकासवादियों की तरह है, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में कई सिद्धांतों का मेल करके स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ जिस चीज़ पर मुझे अपनी बात को फोकस करना है वह ये है कि बेंथम और मिल दोनों ही राज्य के उत्पत्ति को लेकर, राज्य के को बनाने को लेकर जो सामाजिक समझौते का विचार है उसको नकार देते हैं। और फिर यह सवाल आता है कि वेपर ने उनको क्यों राज्य की मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट के चैप्टर में रखा है। इसका कारण यह है
कि इन दोनों ने ही मतलब बेंथम ने और मिल ने राज्य को साध्य नहीं माना है। उनके लिए साध्य मनुष्य ही है। और इस दृष्टि से उन दोनों को सीएल वेपर ने मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट के अंतर्गत रखा है और यह एक तार्किक विचार है। आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने यंत्र रूपी राज्य को शोषण का एक यंत्र साबित कर दिया और यह विचार स्थापित किया कि इस यंत्र को बनाने में संपत्तिशाली लोगों का ही हाथ था, न कि संपूर्ण जन समूह का। अब यह एक ऐसा विचार आता है जो राज्य के यंत्र स्वरूप को तो स्वीकार करता है, लेकिन सामाजिक समझौते का जो विचार है, जिसमें समाज के सभी लोग या यूं कहें कि समूह के सभी लोग शामिल हैं, इस विचार को खारिज कर देता है और यह विचार स्थापित करता है कि जो राज्य रूपी यंत्र है उसको उन लोगों ने बनाया है जिनका संसाधनों के ऊपर हक है और इसी कारण इस यंत्र का, राज्य रूपी यंत्र का इस्तेमाल वे अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए करते हैं और इसी कारण जो राज्य है वह शोषण का एक यंत्र है, जिसके माध्यम से जो शासक वर्ग है वह शासितों का, मजदूरों का शोषण करता है और इसी कारण राज्य जो है वह सबके हित करने वाले संगठन के रूप में नहीं है। मार्क्स इस बात को मानते हैं और यह राज्य कैसा है, तो यह एक वर्ग विशेष के हितों को पूरा करने वाला एक यंत्र है और इसीलिए मार्क्स के सिद्धांत को क्लास थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम संभवतः आगे करेंगे। तो मित्रों फिर और विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी। खूब अच्छे से पढ़ते लिखिए रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो फिर हमारी मुलाकात फिर होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।